Hello and welcome to my new video. In this video, I am going to talk about some discrete probability distribution. Um, as in our previous discussions, we know that we can find a PDF related with certain random process, but there are some standardized or well-known probability distribution that we are going to look in this part of our discussion. तो बहुत से हमने पहले पीडीएफ्स को डिस्कस किया है कि पीडीएफ तमाम जो है वो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ को जब हम डिफ़ाइन कर देते हैं तो वो पीडीएफ कहलाती है। और हमने कुछ प्रोसेस की इन एग्जांपल्स जो है वो देखी थी, लेकिन हम अब आने वाले लेक्चर में कुछ जो है वो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे जो कि वेल नोन हैं, और बहुत से रैंडम प्रोसेस जब हम उन्हें मॉडल करते हैं तो वो इन जो है वेल नोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल हो सकते हैं। तो जिन पे आज हम फोकस करेंगे पीडीएफ्स के ऊपर, उनमें से हम पहले जो है वो सबसे पहले देखेंगे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसके बाद हम देखेंगे बायनोमियल एंड मल्टी नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, right? And in the end we would be looking at the hypergeometric distribution. So these distribution will be part of our today's discussion, and all these are discrete probability distributions. तो जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होगी वो डिस्क्रीट होगी, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम कुछ जो है वो वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। अब सबसे पहले जो है हम देखते हैं द मोस्ट सिंपलेस्ट डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, right? Okay, if the random variable assumes values x1 x2 up to x sub of k with equal probabilities, then the discrete uniform distribution is given by। तो हम किस तरह से उसको लिख सकते हैं? अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है जो कि वैल्यूज़ ले सकता है x1 x2 xk, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो x1 x2 xk सब की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है, मींस कि इक्वली प्रोबेबल है। तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिख सकते हैं? f ऑफ x k क्या है? आउटकम्स हैं, राइट। तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगी? 1/k से लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर x इज इक्वल्स टू दिस, x इज इक्वल्स टू x1 x2 अप टू xk। इसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, लेट्स से कि हमारे पास कॉइन टॉसिंग है या डाई रोलिंग है। अब डाई रोलिंग में 6 आउटकम्स होते हैं और सारे इक्वली प्रोबेबल हैं। 1b 2 3 4 5 6 ऑल आर इक्वली प्रोबेबल, और इसलिए अगर उसको मैं लिखूं कि फॉर डाई रोलिंग
क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, डाई रोलिंग। तो इसमें जो अगर मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स, तो इसमें एक्स के क्या है, 6 आउटकम्स है, तो हर एक की आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर इसे मैं प्लॉट करूं, लेट से मेरे पास ये इस एक्स है और एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, और सारे क्या हैं, इक्वली प्रोबेबल है। तो आप देख रहे हैं कि इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। तो ये जो है ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इक्वल है। और ये इस तरह से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर मैं इसे मैप करने के लिए जस्ट यूज़ करूँ तो आपको लग रहा है कि ये और जब हम कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो उसमें एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा होता है इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो है, अगर हम देखें तो हम जाएंगे सेकंड वन फॉर बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट, बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बाइनोमियल और मल्टीनोमियल में जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्योंकि बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बर्नौली ट्रायल्स के ऊपर बेस करती है या बर्नौली प्रोसेस के ऊपर बेस करती है, तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि बर्नौली प्रोसेस जो है वो क्या होता है। बर्नौलीज प्रोसेस, राइट, और इसे बर्नौलीज इक्वेशन से कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक बर्नौली प्रोसेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, फर्स्ट इट हैज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इट कंसिस्ट ऑफ experiment consists of n repeated trials, राइट। आपके पास रिपीटेड ट्रायल्स होनी चाहिए। पहली जो है वो ये है, और आउटकम जो है ईच ट्रायल रिजल्ट्स इन आउटकम्स सक्सेस और फेलवर। इसमें दो ही आउटकम्स होते हैं, सक्सेस और फेलवर। और तीसरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसे हम P से डिनोट करेंगे इधर, इज कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेलियर जो है वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ हेड कॉइन टॉसिंग की, जिसमें हेड और टेल है, इसका ये मतलब है कि अगर लेट से फर्स्ट ट्रायल पे अगर हेड आ गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरी दफ़ा लाजमी टेल आएगा या दूसरी दफ़ा हेड आएगा या दूसरी, तो ये बेसिकली इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है एक लिहाज से। तो ये कांस्टेंट रहता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ट्रायल पे 1/2 है तो सेकंड, थर्ड, 100, 500 जो भी आप ट्रायल लेंगे वो जो है वो कांस्टेंट ही होगी, वो 1/2 ही रहेगी या कोई और प्रोबेबिलिटी है।
और लास्ट जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी जो है दैट इज रिपीटेड ट्रायल्स आर independent, right? Before going into further into this one, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि जो है हमें मीन और वेरिएंस की ज़रूरत पड़ेगी इन केस ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, जो कि मैं फॉर द केस ऑफ जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बताना भूल गया, तो मैं इधर लिख देता हूँ। मीन अगर आप निकालना चाहते हैं विच इज़ म्यू फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये होगा 1/k summation xi, right, और i is from 1 to k। इसी तरह अगर आप वेरिएंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्केयर अगर आप वो निकालना चाहेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, तो दैट कम्स आउट टू बी 1/k summation I from 1 to k xi minus mu whole square। तो यूं आप जो है उसका ये मीन है और ये आपके पास वेरिएंस है अगर आप जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के निकालना चाहते हैं। तो अब आगे मैं जो है वो बर्नौली ट्रायल्स को लेके चलूँगा और ये इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने ज़हन में रखनी है। तो अब हम फॉर्मली जो है वो देखते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हमें एक और चीज़ इनमें ज़हन में रखना पड़ेगा कि जो रैंडम वेरिएबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा जो हमें देखना पड़ेगा। बर्नौली ट्रायल जो कि हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ ए बर्नौली ट्रायल, कैन रिजल्ट in a success with probability p and a failure with probability and a failure with probability q which is equals to 1 minus p। तो दो ही आउटकम होंगे इसमें, then the probability distribution of the binomial random variable x, the number of successes in n independent trials, right, is given as b of x, n is the number of trials and p is probability of success, is equals to n combination with x, p raised to power x, q raised to power n minus x, where x is 0, 1, 2 up to so on। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली ट्रायल्स के ऊपर बेस करती है जिसमें सक्सेस और फेलियर दो ही आउटकम्स होते हैं, और क्वालिटी टेस्टिंग बहुत सी इसकी एप्लीकेशंस हैं और ये बहुत सी डिफरेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंक भी की जा सकता है बाइनोमियल को। तो बाइनोमियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटीज़ हैं विद p एंड q इज इक्वल टू 1 माइनस p। तो इसमें रैंडम वेरिएबल जैसे मैंने पहले कहा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये हमें जानना ज़रूरी होगा, द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स।
तो जो रैंडम वेरिएबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेसेस को, और टोटल ट्रायल्स कितने हैं, n है, और p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका जो मैं पहले भूल गया था बताना, अगर आप इसका मीन देखना चाहते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का विच इज़ म्यू, तो वो एन पी के इक्वल होता है इसका मीन, और इसके जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर वो एन पी क्यू के इक्वल होता है। अब कंफ्यूजिंग ये बात है कि डायरेक्ट मैं मीन लिख रहा हूँ, मीन आया कहाँ से, तो मीन का निकालने का जो जनरल फार्मूला है वो ये होता है कि आप अगर आई फ्राम 1 टू जो भी आपके पास वैल्यू है n, अगर x इंटू एफ ऑफ एक्स अगर आप कर लेंगे तो ये आपके पास मीन आ जाएगा, राइट। ये जनरल फार्मूला है, ये जो है ये मैंने आपको, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड मीन्स हैं इन्हीं फार्मूलाज के तहत। और अगर आप वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो सिग्मा स्क्वायर का जो जनरल फार्मूला है वेरिएंस का विच इज़ बेसिकली सुमेशन I from 1 to n or 1 to k whatever is x minus mu whole square into f of x। तो इस तरह से ये मीन और वेरिएंस निकलते हैं, ये इनके जनरल फार्मूलाज हैं, राइट। और ये जो मैंने आपको अभी लिखवाए हैं ये जो है ये इनकी सिर्फ बाइनोमियल के केस में यूज़ हो सकते हैं, हर केस में यही फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता। अब हम बाइनोमियल से जो है वो मल्टीनोमियल की तरफ चलते हैं जिसमें मल्टीपल आउटकम्स होंगे। बाइनोमियल में जस्ट 2 आउटकम्स होते हैं, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये हमारा नेक्स्ट जो है वो डिस्कशन है। इफ ए गिवन ट्रायल if a given trial can result in k outcomes, let's say these outcomes are E1, E2 up to EK, right, outcomes with probabilities P1, P2 up to Pk such that E1 has probability P1, E2 has P2 and similarly Ek has Pk probability, then the probability distribution of the random variables x1, x2 up to xk representing the number of outcomes for E1, E2 up to Ek in n independent trials is given as, right, f of x1, x2 up to xk, p1, p2 up to pk is n over x1, x2 up to xk, right, p1 raised to power x1, p2 raised to power x2 up to pk raised to power xk।
तो अगर हमारे पास E1 E2 से EK तक आउटकम्स हैं और हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है, तो अगर हम रैंडम वेरिएबल जो कि नंबर ऑफ आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, तो हमारे पास f ऑफ x1 x2 अप टू xk सब की प्रोबेबिलिटीज़ आ गई आउटकम्स की। तो ये आप इस तरह से जो है इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। n जो है वो ट्रायल्स हैं, x1 x2 उसके आउटकम्स हैं, और p1 p2 pk उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो इस तरह से आप मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ए हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो विद रिप्लेसमेंट होती है। विद रिप्लेसमेंट से ये मुराद है, फॉर एग्जांपल आपके पास बैग में डिफरेंट बॉल्स हैं, आपने एक बॉल निकाला, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, फिर आप उस बॉल को वापस रखेंगे तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। या आपके पास जैसे कार्ड्स हैं, आपने 2-3 कार्ड्स निकाले, आपने उनकी प्रोबेबिलिटी देखी, फाइंड आउट की, और फिर आप उन्हें वापस रखेंगे तो फिर आप दोबारा प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। जबकि जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट। तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो पहले हम प्रॉपर्टीज देखते हैं और फिर हम इसको फॉर्मली जो है वो डिफाइन करते हैं। तो इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जो कि हाइपर ज्योमेट्रिक से एसोसिएटेड है। फर्स्ट वन, a random sample of size n selected at random, right, without replacement फ्रॉम n आइटम्स। तो पहली बात क्या है कि हम कैपिटल n आइटम्स में से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक जो है पहचान आपके जेहन में होना चाहिए कि हम स्मॉल n को सैंपल कर रहे हैं फ्रॉम कैपिटल n और विदाउट रिप्लेसमेंट। सेकेंड वन इज k of the n items, k of the n items may be classified as successes and n minus k are classified एज फेलवर। तो के जो हैं उनको हम सक्सेसेस कह रहे हैं और एन माइनस के जो हैं वो फिर क्या बन जाएंगे, फेलवर बन जाएंगे। सो व्हेन वी डिफाइन ए हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, the probability distribution of the hypergeometric random variable x, the number of successes, the number of successes in a random sample of size n selected
from capital N items, right, of which K are labeled as successes and N minus K are labeled as failures, right, is H of X, this is parenthesis, N total number of items, small n which is number of selected items or sample size, and K represent number of successes, is given by Kx, right, N minus K N minus X over N combination. तो हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है? पहले तो नंबर ऑफ सक्सेसेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि बाइनोमियल में भी रैंडम वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें फ़र्क ये है कि आप n आइटम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम लार्ज कैपिटल n आइटम्स, और जिसमें से k सक्सेसेस हैं और n माइनस k क्या हैं, फेलियर हैं, और ये जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो ये जो है बाय डेफिनेशन आप इस हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर रैंडम वेरिएबल x जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इसकी हम मीन की बात करें और वेरिएंस की बात करें तो वो हम देख लेते हैं पहले, फिर हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जो मीन है ऑफ दिस हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एन के बाय कैपिटल एन, और इसकी जो वेरिएंस है विच इज सिग्मा स्क्वायर इज एन माइनस स्मॉल एन ओवर एन माइनस 1 into n into k by n into 1 minus k by n। तो ये जो है इसका मीन और वेरिएंस है इन केस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट हाइपर ज्योमेट्रिक से रिलेटेड देखने जा रहे हैं, दैट इज इट्स रिलेशनशिप टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रिज़ल्ट है जो कि बहुत सी जगहों पर यूज़फुल भी होता है। वही हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन समहाउ हमारे पास जो n है दैट इज़ वेरी मच स्मॉलर देन दिस कैपिटल n। n क्या है? वो आइटम्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं, कैपिटल n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो ये जो है अगर बहुत स्मॉल है सच दैट दिस n over capital N is less than equals to 0.05। once again ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, इसके करीब करीब वैल्यूज़ के ऊपर आप ये जो है एग्जैक्ट ये नहीं भी फॉलो हो रहा तो आप इसके करीब करीब वैल्यूज़ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये n जो है ये इस कैपिटल N से बहुत स्मॉलर है, तो आप जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है फिर उसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से चेंज कर सकते हैं या उसे उसकी बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए हमारे पास स्मॉल n ऑलरेडी हमें रिक्वायर्ड होता है बाइनोमियल में। अगर मैं बाइनोमियल के अंदर फार्मूला रखूं x n p, x तो वही है, उधर भी ये नंबर ऑफ सक्सेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हाइपर ज्योमेट्रिक में भी नंबर ऑफ सक्सेसेस को। n नहीं है हमारे पास, और n भी है सॉरी, क्योंकि n जो है वो सिलेक्टेड आइटम्स हैं, राइट, और सैम्पल साइज है, और p नहीं है। p फिर आप कैसे निकालेंगे? p इज इन दिस केस इक्वल्स टू k बाय कैपिटल N, राइट। k क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस को अगर आप टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पे डिवाइड कर देंगे तो p भी आ जाएगा। तो इस तरह आप हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल से जो है वो मॉडल कर लेंगे, राइट। तो फिर इस केस में जो आपके पास अगर हम मीन की बात करें तो इस केस में म्यू क्या हो जाएगा? np के इक्वल हो जाएगा, और इसे आप nk बाय
एन भी लिख सकते हैं। और जो वेरिएंस होगा, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो वेरिएंस जो है वो हमें पता है कि वो क्या होता है, एन पी क्यू होता है। तो वो हमारे पास आ जाएगा एन इंटू के बाई एन इंटू 1 माइनस के बाई एन। तो यूं जो है आप उसे मॉडल कर लेंगे। तो अभी तक की डिस्कशन में हमने सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को देखा है, जिसमें तमाम आउटकम्स की, रैंडम वेरिएबल के तमाम आउटकम्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। बायनॉमियल में दो ही आउटकम्स होते हैं, सक्सेस और फेलुअर्स, और उसमें रिपीटेड ट्रायल्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और विद रिप्लेसमेंट होते हैं। हाइपरज्योमेट्रिक में हम स्मॉल एन आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम कैपिटल एन, और रैंडम वेरिएबल जो होता है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस को ही रिप्रेजेंट कर होता है, लेकिन इसमें के सक्सेसेस होती हैं। फिर हमने इन जो लास्ट पे रिजल्ट देखा है वो है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं, जो सैंपल है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, राइट, कैपिटल एन। तो फिर हम जो है वो बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अभी मैंने लेटेस्ट आपको एक्सप्लेन किए, जिसमें पी इज़ के बाय एन से आप जो है वो निकाल लेंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इनसे रिलेटेड, ताकि ये कंसेप्ट्स आपके किस तरह यूज़फुल वे में इस्तेमाल किए जा सकते हैं आपको पता चल सके। Okay, now let's look at our first numerical. When a light bulb is selected at random from a box that contains 40 watt, 60 watt, 75 watt and 100 watt bulbs occur with probability 1/4, find its distribution. तो हमें पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमें पता है कि इसमें एफ ऑफ एक्स के को कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि के क्या है, 4 है, तो इसको मैं सिंपली 1/4 लिख लूँगा। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, राइट। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। Let's look at our second numerical. 12 people are given two identical speakers to listen to for differences, if any. Suppose that these people answered by guessing only. Find the probability that 3 people claim to have heard a difference between two speakers. So this from this statement that either a person would recognize the difference between two speakers, or he or she is not going to recognize the difference between two speakers. So there are two outcomes. One, if for example, if we say that if he listens, then it means the probability of that is a success, and if he cannot recognize the difference between two speakers, then it is let's say failure, right. So it looks like a binomial distribution, and we are interested in the 3 people claim to have heard a, so the number of successes in this case x becomes equals to 3, right. And the second thing is 12 people have heard, now it would be n would be 12, right. Now we are interested. Now another thing we need is probability of success or failure, right. In this case, if they are identical speakers, suppose if a person can hear can recognize a difference or not, let's take it as 1/2 or 0.5, right. Now for this I have to find out b of x is 3, n is 12, and p is 0.5, so it should be equals to n is 12, 3, p raised to power x, that is 0.5 raised to power 3, and q raised to power n minus x, n is 12 minus 3. So by using the calculator you can easily solve this, and I hope you know how to solve this 12 combination 3, right. If you do not know, then this would be 12 factorial over 3 factorial into 9 factorial, 0.5 raised to power 3 and 0.5 raised to power 9, right. So you can basically
use this into 12 into 11 into 10 into 9 factorial, and 9 factorial will get cancelled out, and you similarly can say 3 factorial is 6, and you can easily solve this one out, right? So I am leaving the calculations to you people. So, our next numerical, a traffic control engineer reports that 75% of the vehicles passing through a checkpoint are from within the state. What is the probability that fewer than 4 of the next 9 vehicles are from out of the state? So, first we should know that what is the probability that a vehicle is from out of the state. From within the state is 75%, so it should be 25%, which comes out to be 0.25, and Q should be equals to 1 minus P, so it should be 0.75. So you should always be sure that what is your success. Now your success is from out of the state, right? So I have taken this as P and the other one as Q. Now you have to check the 9 vehicles and 9 and fewer than 4. Fewer than 4 could be 0 is fewer than 4, 1 is fewer than 4, and the 2, 3 is all are fewer than 4. So I have to find out basically this probability of x less than 4, right? N is 9 in this case, and P is 0.25. So this should be equals to summation x from 0 to 3 b of x, right? N is 9 and P is 0.25, right? So you have to find this summation. You will either you can put this value one by one. For first x is equals to 0, then x is equals to 1, and then x is equals to 3, and then x is equals to 3, and solve them all out. But there is another smarter way. There is a table given at the end of this Walpole book, right? And it is this table is table A1, where you need n and value of r and this p, so you can calculate it from directly from the table, or if you are following some other book, you can get the binomial distribution table from there. So by looking at table, it comes out to be 0.8343, right? This is the probability that there are 83% chances that 4 of the next 9 vehicles are from out of the state. Okay, let's see another numerical. What is the probability that a waitress will refuse to serve beverages to only 2 minors if she randomly checks the IDs of 5 students from among 9 students, of which 4 are not of legal age? So the total, this looks like a hypergeometric distribution, because the waitress is checking 5 students from 9 students. So there is a sample of 5 students from total n 9 students. So small m in this case becomes 5 and capital N is 9. So it looks like a hypergeometric distribution, and we have to find out the probability that only 2 minors, that is x is equals to becomes 2, where the total minors are the total successes or minors in this case are 4. So you have to calculate basically h of x is 2, and then small n is 5, capital N is 9, and k is 4. So using the formula for hypergeometric distribution, which is k of x n minus k over n minus x over n minus over n. This looks like favorable outcomes over total outcomes, which I told in the start lectures related with probability. So this formula
resembles that. So put the values of k and x 4, 2, and n is 9 and k is 4, so it would be 4. 5 and small n is 5 and x is 2, so it would be 3 over 9 combination with 5. So if you calculate these values, you can get the result for this hypergeometric distribution. Okay, so now let's look at another numerical. A nationwide survey of 17,000 seniors by the University of Michigan. So 17,000 seniors, capital N is looks like 17,000, but let's see. Revealed that almost 70% disapprove of pot smoking, right? If 18 of these seniors are selected at random, right? So this small n in this case looks like 18, and ask their opinion, what is the probability that more than 9 but less than 14 disapprove of smoking pot, right? So if you look at it, this n is lesser than capital N. So if you find this n by capital N, it would be a very small quantity, right? 18 by 17,000. So this n over capital N is nearly 0.001. So this is a very small value, and you can model this with the binomial distribution, in which the p is k by n. You do not need it because it is given that 70% disapprove pot smoking, right? So already you are given with p, which is 0.7, right? Otherwise, if you are not given, you can see this by k over capital N, right? Now I have to find this probability of x between 7 and 9 and 14, but less than 14, right? More than 9, it should not be, it should just be greater than 9 and less than 14, right? So I have to find out basically summation from x from 10 to 13, b of x, n is 18 and p is 0.7, right? So you cannot find it directly from the table in this way. If you want to solve it from the table, you have to solve it like this, that summation x from 0 to 13, b of x, right, n is 18 and p is 0.7, minus summation x from 0 to let's say, if you will minus it from 0 to 9, b of b of x, n is 18 and 0.7. So in this way you can solve it out, right? In a more clear way, if I want to write it कि मुझे ये से 0 से 13, इसमें अब मैंने ये सारी probabilities इंक्लूड कर ली जो 0 से 13 तक हैं, क्योंकि मुझे 10 से 14 13 तक चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें से 0 से 9 तक क्या कर लूँगा, बीच में से माइनस कर लूँगा, राइट? तो ये मेरे पास प्रॉबिलिटीज़, आप इसे जो है देखेंगे टेबल से, तो आपको इजीली ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो वहाँ से आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे, राइट? However, hopefully you have understood all the different distributions, like uniform distribution, binomial distribution, hypergeometric distribution. एक चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि रैंडम वेरिएबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बाइनोमियल के केस में भी और हाइपरज्योमेट्रिक के केस में भी बाइनोमियल जो रैंडम वेरिएबल है वो जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस को रिप्रेजेंट करता है, राइट? विद दिस की पॉइंट I want to thank you all. See you in next lecture, and do give feedback with your comments.
Thank you all.